हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 9 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, आप जानते हो हमेशा की तरह कल वाले का। फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। तो कल वाला में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीनलैंड की विदेश नीति और रक्षा नीति कौन अभी संभाल रहा है। तो डेनमार्क संभाल रहा है, कल को पता नहीं। जल जनित बीमारी के प्रकोप से महामारी घोषित किया गया इंदौर में। मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार दिया है इस बार का R K श्रीराम कुमार को। और कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत पाकिस्तान वायुसेना ने 600 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशी लॉन्च क्रूज मिसाइल तैमूर का परीक्षण किया है। 12-13 जनवरी 2026 को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर फेडरिक मर्ज, जर्मनी के जो कि चांसलर हैं, ये भारत आएंगे। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खोली गई है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर भाषणों का उर्दू संकलन लॉन्च किया है, किताब खुद बात ए मोदी, लाल किले की फासिल से। इसके अलावा भारतीय सेना ने अभी हाल ही में भैरव बटालियन का गठन किया है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन ऑपरेटर हैं। सिक्किम हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। चावल उत्पादन में चीन को पीछे कर दुनिया का शीर्ष उत्पादक और शीर्ष निर्यातक बन गया है भारत। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी सबकी पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर फ्री में इस वीडियो की क्विज और फ्री में इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ की, लास्ट ईयर की, सारा कुछ आपको कंटेंट यहीं पर मिलेगा। तो एमजेटी ऐप डाउनलोड करिए। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। वैसे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देता हूँ। एमजेटी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों, ये 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत में वापस आए थे। तो इसीलिए ये दिन डेडिकेट किया गया प्रवासियों के लिए। तो भारतीय जो प्रवासी मतलब होते क्या है, प्रवासी मतलब जो जाकर के प्रवास कर गए होते हैं, ठीक है ना, या फिर जो आकर भारत में रहते हैं। तो इसीलिए हर साल प्रवासी भारतीयों को ये दिन डेडिकेट किया गया है। खैर, ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2003 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे याद रखना। विदेशों में रहने वाले भारतीयों, एनआरआई हुए, पीआईओ हुए, इनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पर सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। हालांकि वो सम्मेलन 2 साल में एक बार आयोजित कराते हैं। एक बार 2025 में भी लास्ट वाला किया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में। तो अब तो 2026 आ गया है, तो 2027 में होगा अगला वाला। तो अगला वाला 2027 में 19वां संस्करण होने वाला है, ठीक है। अच्छा, विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। मैंने आपको याद कराया था ना ट्रिक, इसको बटे 2 कर दो और इसमें 1 जोड़ दो। तो बटे 2 मतलब कि 9 हो गया, और दिसंबर के बाद जनवरी, तो 9 जनवरी को राष्ट्रीय वाला, ठीक है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वाला। अब चलिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा गांधी की लाइफ, वैसे तो मैंने आपको गांधी युग करके नाम से 2 वीडियो दी हुई है चैनल पर, मेन वाले चैनल पर एमजेटी एजुकेशन पर। तो आप गांधी युग एमजेटी एजुकेशन लिखेंगे तो 2 वीडियोज़ को देखने के बाद आपका स्वतंत्रता संग्राम समझ लो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उसी में मैंने रिलेट करके आपको गांधी युग के तहत ही समझा दिया है सब। खैर, यहाँ महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी, आप जानते हो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, लेकिन 2 अक्टूबर को कब हुआ था? 1869 में, 1869 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात पोरबंदर में। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना शुरू की। 1916 में जाकर के साबरमती बन गया आश्रम। फिर वहीं से इन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया, भारत की जनता को अच्छे से समझा, भारत भ्रमण पूरा जगह जगह जा करके। 1917 आता है, नील की खेती के खिलाफ चंपारण में सत्याग्रह होता है। चंपारण जिला बिहार में पड़ता है। कुछ बिहार के जो व्यापारी थे वो नाखुश थे अंग्रेज की नीतियों से, वो जा करके इनके पास मिले, इनसे गुहार लगाए कि भाई आप कुछ मदद करो। ये बड़े बैरिस्टर थे और साउथ अफ्रीका में भी बड़े आंदोलन कर कर लौटे थे, तो लोगों को उम्मीद थी इनसे, तो इनके पास गए। तो वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा चंपारण सत्याग्रह किया, उसका काफ़ी अच्छा नतीजा निकला। फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का एक धरना होने लगा, तो उसको लेकर के फिर लोगों की आशा उम्मीद जगी इनसे, और इनसे मजदूरी वृद्धि वगैरह को लेकर के इनसे कहा गया कि भाई कुछ आप करो। तो इन्होंने फिर से प्रोटेस्ट किया,
अहमदाबाद मिल को लेकर के। फिर खेड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने टैक्स माफ़ी के लिए, फसल खराब हो गई थी तब भी अंग्रेज वसूली पे वसूली किए जा रहे थे। तो ये कुछ बड़े बड़े आंदोलन किए जब ना, तो गांधी गांधी हो गए, गांधी बहुत बड़े नाम हो गए। फिर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम ही छेड़ दी पूरी। असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने शुरू किया, ब्रिटिश बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्त्रों का त्याग हुआ, स्वदेशी खाद्य ये सब यूज करना शुरू किया गया। यहीं से धोती पहनना भी शुरू किया इन्होंने, और ये धोती पहनने वाला क्वेश्चन पेट में पूछ लिया गया था। आप जानते हो कि गांधी जी ने धोती कब से पहनना शुरू किया। खैर, फिर इसके बाद 1930 आता है, तो साबरमती से दांडी यात्रा इन्होंने निकाली, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया वहाँ से। ठीक है, फिर 1942 में करो या मरो, ये प्रमुख इनका बड़े आंदोलन थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सुधार कार्य भी बहुत किए, जैसे छुआछूत विरोधी अभियान चलाए, हरिजन नाम का पत्रिका इन्होंने चलाया, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये प्रमुख इनकी पत्रिकाएं आती थी। सत्य अहिंसा सत्याग्रह इनका सिद्धांत रहा था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान माना जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे नाम के एक शख्स ने इनकी हत्या कर दी बिरला हाउस में दिल्ली में। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला, दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली कौन बन गई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली बन गई है भारतीय रेलवे। गर्व से कहिए, इंडियन रेलवे में अब 99.2% जो रेल नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मतलब आप समझिए कि वहाँ पर ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रही हैं। ऊपर ये बिजली वाले खंभे हैं, इसकी मदद से ट्रेनें चलती हैं। अब तुरंत में तो आपके दिमाग में आएगा, तो मतलब बाकी वाला अभी भी कोयले से चल रहा है क्या? कुछ नहीं जी, डीजल इंजन भी होते हैं। तो जो डीजल इंजन है वो भी चलते हैं अभी भी। 0.8% इंजन जो हैं डीजल इंजन वाले हैं, और वो रूट जो है अभी इलेक्ट्रीफाइड रूट नहीं किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन की अगर बात करें तो जिसने भारत में रेलवे की शुरुआत करी, ब्रिटिशर्स ने, वहाँ का 39% ही अभी तक इलेक्ट्रीफाइड हो पाया है। चाइना 82%, रूस 52%। ये बड़े देश हैं जो ट्रेनों पर ज़्यादा निर्भर है। हालांकि स्विट्जरलैंड भी लगभग 100% है, लेकिन भारत का नेटवर्क सबसे बड़ा है, इसलिए भारत जो है ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है। तो भारत 2025 तक ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2004 से 2014 के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन जो इलेक्ट्रीफाइड की जा रही थी ट्रेन रूट, वो आज के टाइम पर 15 किलोमीटर प्रतिदिन के दर से हो गया है इलेक्ट्रीफाइड रूट। मतलब 15 किलोमीटर का रूट ऑन एन एवरेज पर डे के हिसाब से। डेटा के अनुसार 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेल मार्ग जो है इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं। सौर ऊर्जा भी बढ़ाया गया है। स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, उनको सोलर पैनल से लिंक किया जा रहा है, तो जिससे वो अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। खैर, इन सब पर कल बम फोड़ दिया ट्रंप ने 500% का टैरिफ लगाकर, और इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग होकर। उस पर मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो दी है, आप जा कर के देखिएगा MGT एजुकेशन मेन चैनल पर। तो 500% का टैरिफ, बहुत बड़ा बम फोड़ा है। खैर, जुलाई से दिसंबर की ई बुक आ चुकी है। 6 मंथ की जिनको लेना है वो जाकर 6 मंथ की ई बुक लें, जिनको ईयरली लेना है वो ईयरली ले सकते हैं। अपने कंटेंट आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, हर एक चैप्टर कवर किए रहते हैं, कोई भी चैप्टर आपका छूटता नहीं है। इसके अलावा टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, ग्राफ, ये सब यूज किया जाता है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी ई बुक होती है। ये ई बुक आपको MGT ऐप पर मिलती है। MGT ऐप पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह भी जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती दाम पर बेस्ट कंटेंट के साथ। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको यहीं पर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आपको जानकर हैरानी होगी, BS येदियुरप्पा जी मात्र 7 साल की सेवा दिए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में, और ये कर्नाटक के इतिहास में आज तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM बन गए हैं, 7 साल 8 महीने की सेवा के बाद। कर्नाटक का ये रिकॉर्ड है। बाकी अगर राज्यों में अगर बात करेंगे ना, जैसे मध्य प्रदेश देख लो, तो 18 साल तो अकेले मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने वहाँ पर किया, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाया। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के, वो लगभग 22-24 साल के कार्यकाल किए हुए हैं। और ऐसे ही उड़ीसा के ले लो, ऐसे ही बिहार के नीतीश कुमार जी, है ना, इनका सबका कार्यकाल काफ़ी लंबा लंबा रहा है। खैर, कर्नाटक में उठापटक बहुत बार हुआ है, इस वजह से यही रिकॉर्ड इनका 7 साल का ही बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ है, और अब तक ये 16 राज्य बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
पहला कार्यकाल इनका 13 से 18 रहा था, दूसरा कार्यकाल 23 से अब है। कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं कर्नाटक के। कर्नाटक आप देखोगे दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों से अपना बॉर्डर लगाता है, तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है सबसे। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें, 28 लोकसभा में और 12 जाती है राज्यसभा में यहाँ से सीट। यहाँ पर यक्षगान याद रखना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला, बेंगलुरु राजधानी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाल ही में सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश किसी ने विकसित किया? तो स्वदेश नाम का पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली यानी पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इसको विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाई जहाँ भी डिफेंस की, जहाँ भी सेना को कोई भी ऐसी रिसर्च की और डिफेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ DRDO खड़ा रहता है। ये वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम ऐसा है जो समुद्री जल को ये पीने लायक पानी का बनाएगा। कई कई बार सेना के जो जवान हैं वो समुद्री एरिया में या कहें कि ऐसे तटीय एरिया में उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो अब ऐसे एरिया में पानी नहीं मिल पाता है आसानी से, इजीली। तो ऐसे एरिया में ये पोर्टेबल ऐसा होगा डिवाइस या कहें कि ऐसा सिस्टम होगा जिससे ये समुद्री जल को फिल्टर कर सकेंगे और उसको पीने लायक बना सकेंगे। तो इसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 10 से 12 लोगों के लिए, लेकिन आराम से पानी तैयार कर देगा। और ये हाथ से ही प्रयोग हो जाएगा, मैनुअली ये प्रयोग होता है। तो पोर्टेबल भी है कि जहाँ कहीं भी गए लगा दिए। अब आप सोचोगे अरे हमारे घर में तो RO लगा है, वो तो बड़े आराम से कर देता है फिल्टर, उसको तो ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई आपके घर में बिजली भी तो आती है। समुद्री एरिया में, समुद्र के किनारे, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, वहाँ पर बिजली का तार लेकर थोड़ी ना जाओगे। तो ऐसा ये पोर्टेबल डिवाइस है जो ऐसे खारे पानी या समुद्री पानी को पीने योग्य बनाएगा, वो भी दूर दराज ऐसी ऊंची चोटियों या समुद्री इलाकों में भी। ठीक है, ये बड़ी बात है ना। बाकी प्यूरिफायर तो बहुत सारे हैं, पहले से ही हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के साथ समझौता किया है कि अब न्यायिक आदान प्रदान करेंगे, यानी लॉ क्लर्क्स करेंगे। इसे लॉ जुडिशियल एक्सचेंज एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो नॉलेज और कैपेसिटी इससे बिल्डिंग होगी। खास करके एक प्रकार से कहो कि भूटान में कैसा लॉ सिस्टम चलना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसको हम लोग सिखाएंगे। अब ऐसे समझो कि भूटान अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, बहुत छोटी कंट्री है। भारत उसकी हर मुद्दों पर, हर पहलुओं पर मदद करता आया है, चाहे उनके बड़े बड़े डैम्स बनाने हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हो, या और भी बहुत सारी सहायता करनी हो, मेडिकल से लेकर शिक्षा से लेकर बहुत सारी में भारत ऐसा मदद करता है पड़ोसियों की। हाँ, कुछ पड़ोसी बदमाश निकल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अब ऐसे ही ठीक अगर याद करो तो 1947 के टाइम पर भारत के साथ भी हुआ था। भारत जब अपना संविधान बना रहा था तो भारत भी दुनिया भर के देशों के साथ घूम घूम करके, दौड़ दौड़ करके, जा करके उनके कानून को पढ़ रहा था। इससे शिक्षा ले रहा था कि कैसे अपना कानून बनाना है, अपना संविधान बनाना है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी भूटान में कैसे वहाँ न्यायिक व्यवस्था रखनी है, कैसे वहाँ पर यह न्यायिक व्यवस्था चलानी है, तो उसको सीखने के लिए यहाँ पर 2 लॉ क्लर्क्स आए हुए हैं। इनका सर्वोच्च न्यायालय में स्वागत किया गया। इनको 3 माह के लिए रखा गया है और इनको सर्वोच्च न्यायालय में काम करने के लिए लगाया जाएगा, जिससे ये सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इनको लॉ क्लर्क के समान मानदेय भी दिया जाएगा। बाद बदले में इनसे न्यायिक एक्सचेंज किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सिखाया जाएगा। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान एक छोटा सा देश है, किंगडम ऑफ भूटान। राजशाही शासन वहाँ पर है, थिम्पू राजधानी होती है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के किंग हैं, राजा हैं। और लोटे सेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। सिक्का या कहें कि यहाँ की मुद्रा है गुल्ट्रुम, गुल्ट्रुम भी याद रखना। और इंडियन नेशनल करेंसी भी, रुपये भी चलती है यहाँ पर, अपनी भारत वाली भी। ठीक है, अगला, PM मोदी ने बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस का उद्घाटन कहाँ किया? तो PM मोदी ने बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो प्रमुख अवशेष हैं उनकी प्रदर्शनियाँ थी। ठीक है, 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। ये पिपराहवा में से अवशेष पाए गए थे, उनको लाकर रखा गया था। पिपराहवा उत्तर प्रदेश में है। 1898 में, यानी 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, रिसर्चर, हिस्टोरियन कह सकते हैं। उसने उत्तर प्रदेश के पिपरावा में इसकी खोज की थी। द लाइट एंड द लोटस नाम का ये बौद्ध अवशेष
तो इन्हीं की प्रदर्शनी अभी की गई है, ठीक है ना। पीएम मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। अगला, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसके लेखक कौन है? तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नाम की पुस्तक जो आई है, इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। प्रेम प्रकाश एक जाने माने राइटर हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। साथ ही साथ ये एएनआई आप सुनते हो ना, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसके ये अध्यक्ष भी हैं। तो किताबें में लिखते हैं, ये दूसरा इनका पुस्तक है ना। इससे पहले जो संस्करण आया था उसको भी, और ये नई संस्करण भी आई है, इसको प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया है। एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी एएनआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड नाम की पुस्तक में उन्होंने मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पर कुछ और पुस्तकें हैं, इनका रिवीजन करना चाहो आप, जैसे फाइंडिंग होम अगेन, इसको आवर क्वेस्ट टू बिलोंग, ऋचा शर्मा ने लिखा है। मोदीज मिशन, बर्जिस देसाई की। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, सीडीएस अनिल चौहान की। दे विल सूट यू मैडम, हरिंदर बावेजा की। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे की। लिविंग द विवेकानंद वे, निखिल यादव की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी की पुस्तक है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, मनीष मुंद्रा की। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, रवि के मिश्रा की पुस्तक है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय स्तर की सारस आजीविका मेला 2026, इसका आयोजन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सरस आजीविका मेला ये इस बार गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और आजीविका मेला इसके तहत जो होता है कि जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होती है ना, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की, वो आकर के अपने प्रोडक्ट का शोकेस करती हैं, एक बड़ा मेला लगाती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का होता है, इस बार ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है। ग्रामीण महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की इसमें हिस्सा लेती हैं। तो 300 से ज़्यादा स्टॉल्स इसमें लगे थे। 6 से 18 जनवरी तक ये चल रहा है ग्रामीण महिलाओं के लिए, और इनके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक मंच देने के लिए। यहाँ पर कुछ और मेले हैं और मेले महोत्सव हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे कुंभ मेला हर 12 साल में होता है एक बार, 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला राजस्थान में होता है, ऊंट मेला इसे कहते हैं। सूरज कुंड ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है। सरस मेला गुंटूर में इस बार हुआ। रथ यात्रा पुरी उड़ीसा में। तीज महोत्सव राजस्थान में। सोनपुर पशु मेला सोनपुर बिहार में होता है, बहुत ही फेमस है। दीपावली पूरे भारत में, होली पूरे भारत में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में खासकर, वैसे तो उत्तर भारत में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में खासकर, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी। ओणम केरल में, बिहू असम में, लोहड़ी पंजाब में, और मकर संक्रांति के अवसर पर तरह तरह के उत्सव देश भर में। तो ये प्रमुख मेले और महोत्सव हैं जिनको आपको याद रखना है। अगला, जैव बिटुमेन तकनीक को औद्योगिक स्तर पर ले जाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो जैव बिटुमिनस तकनीकी को औद्योगिक स्तर पर और विश्व स्तर पर भारत ले जा रहा है। भारत बन गया है पहला ऐसा देश जो जैव बिटुमिन तकनीक को ऊपर ले जाएगा। जैव बिटुमिन तकनीक क्या है? बायो बिटुमिन मतलब कि जैसे बायो से बायो मतलब कि जैविक जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि गन्ने की पराली हो गई, या जो भी ऐसे कृषि के अवशेष हो गए, तो उन सब अवशेषों को कहीं और बढ़िया से यूज किया जाए, उनको रोड बनाने में यूज कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। भारत के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी ने, इन्होंने एक CSIR के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समारोह की यहाँ पर मेज़बानी करी, और उसमें इन्होंने घोषणा करी कि अब भारत दुनिया का पहला देश है ऐसा जो जैव विटामिन तकनीक से औद्योगिक और व्यावसायिक स्तर पर लागू करके बड़े बड़े सड़क निर्माण करेगा। तो इसे कृषि अपशिष्ट और बायोमास से तैयार किया जाएगा, और रोड बनाने में इसका काम आएगा। तो जिससे दो फायदे होंगे, एक तो कृषि अपशिष्ट खराब नहीं होंगे, लोग उसको पराली जला करके वायु प्रदूषण नहीं करेंगे, उसका यूज रोड बनाने में होगा बायोमास तकनीक से। और रोड बनाने में जो बाकी चीज़ें यूज़ की जाती थी उनकी जगह पर इसको यूज़ किया जाएगा, तो बाकी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेगी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो प्रदूषण कम होगा, फॉसिल ईंधन पर निर्भरता घटेगी, और कृषि अपशिष्ट का सही उपयोग हो पाएगा। तो CSIR ने इसमें मदद की हुई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की। अगला, ISO IEC सर्टिफाइड 42001 सर्टिफाइड प्राप्त करने वाली भारत की पहली और क्षेत्र की पहली पेमेंट कंपनी कौन बनी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत की पहली और इस क्षेत्र में पेमेंट क्षेत्र में पहली कंपनी बन गई है एफएसएस। एफएसएस बोले तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, ये भारत की कंपनी है और फर्स्ट पेमेंट कंपनी अब इंडिया में हो गई है। तो आईएसओ सर्टिफिकेट इसे मिला है आईएसओ आईईसी 42001। मैंने आपको बताया था ना, ये कोड आपको याद रखना है, ये सर्टिफिकेट का नंबर होता है। ओके, तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये, और इस मानक को अब भारत की भी एक कंपनी पा गई है, 6 जनवरी को ये पाई हुई है। तो इसका उद्देश्य एआई का सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदारी उपयोग सुनिश्चित करना है। तो फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन में एफएसएस एआई का उपयोग करती है। सही तरीके से उपयोग करे इसके लिए ये स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और इसलिए ये सर्टिफिकेट इसे मिला है। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। रात को 9 बजे आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो 9 PM कर, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हमारी ई बुक्स आई हुई हैं 6 मंथ की और लास्ट ईयर की, उसको भी आप लीजिए। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वैज्ञानिकों के अनुसार तेंदुए का असामान्य स्ट्रॉबेरी रंग किस अनुवांशिक के कारण होता है? तो एरिथिज्म या हाइपोमेनेलिज्म के कारण होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किनसे परामर्श लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली भारत की पहली संगीतकार कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता के कारण भैरव फोर्स को किस और नाम से जाना जा रहा है? कमेंट करके दोनों क्वेश्चन के बताइए आंसर। दोनों ही क्वेश्चन कल की वीडियो में आपको बताए गए थे। आप हमारे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के बैच से जुड़ सकते हैं, संकल्प बैच से, और जीएस सफलता बैच से जुड़ सकते हैं जीएस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।